हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइफस्मिथ पर। मैं हूं आनंद द्विवेदी और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जैसा कि आप जानते हैं यह चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। हम लोगों ने इस चैप्टर का 2 लेक्चर ऑलरेडी पूरा कर लिया है। आज हम लोग इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। मुझे उम्मीद है कि पिछले दोनों लेक्चर्स आपने बहुत ध्यान से देखे होंगे और इससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं कंटेंट पर। इसके पहले हम लोगों ने जो कंटेंट पढ़ा हुआ था उसमें हमने देखा था कि कैपिटल की व्यवस्था पालमपुर के लोग कैसे करते हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ ये समझना है कि हमारे देश में गांवों की जो इकोनॉमी है, गांवों के लोग जो क्रियाकलाप करते हैं, फार्मिंग करते हैं या नॉन फार्म एक्टिविटीज करते हैं, उन सभी कार्यों के लिए जनरली वो कैपिटल की व्यवस्था कहाँ से करते हैं। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। वो पूंजी कहाँ से लाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि जो छोटे किसान होते हैं जनरली उनके पास बहुत बड़ा सरप्लस अमाउंट होता नहीं है। वे मेनली डिपेंड करते हैं लोन पर। छोटे किसान जनरली लोन पे डिपेंड करते हैं और आप सभी जानते हैं कि छोटे किसानों के पास बैंकों को सिक्योरिटी के रूप में देने के लिए कोई कोलैटरल होता नहीं है। इस कंडीशन में बैंक उन्हें लोन भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो जनरली जो छोटे किसान होते हैं वो बड़े लार्ज फार्मर्स से जनरली लोन लिया करते हैं या फिर मनी लेंडर से ये लोन लिया करते हैं। मनी लेंडर के द्वारा लिया हुआ जो लोन होता है जनरली इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो काफी हाई होता है, बहुत ज्यादा उन्हें पे करना पड़ता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये छोटे किसान जो हैं वो बड़े किसानों से भी उधार ले लेते हैं और फिर कार्य करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल भी हमने देखा था। जो सविता नाम की एक फार्मर है वे कैसे कैपिटल की व्यवस्था करती है। अभी के क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं जो बड़े किसान हैं आखिर उनके लिए कैपिटल की व्यवस्था कैसे होती है, पूंजी की व्यवस्था कैसे होती है। इन कंट्रास्ट टू ए स्मॉल फार्मर्स यानी छोटे किसानों से जस्ट अपोजिट, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। यानी जो बड़े किसान होते हैं जनरली उनके पास खेत ज्यादा होते हैं, उनके पास पैदावार ज्यादा होता है और उनके अपने नीड के अलावा वो बाकी प्रोडक्ट्स को बाजार में सेल करते हैं। उनके पास होता है सरप्लस, यानी वे अपने फार्म प्रोडक्ट से ही सेविंग कर लेते हैं। उस सेविंग का इस्तेमाल फर्दर वो आगे अगले साल या अगले सीजन में खेती बाड़ी करने में इस्तेमाल करते हैं। So they are thus able to arrange the capital needed। यानी बड़े किसानों को जो पूंजी की आवश्यकता होती है, जो पैसे की आवश्यकता होती है, वे अपने सेविंग से प्राप्त कर लेते हैं। उनके पास जो सेविंग होती है इस सेविंग से ही वो अरेंज कर लेते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, द लार्ज फार्मर्स रिटेन अ पार्ट ऑफ व्हीट फॉर फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस ऑफ व्हीट। जनरली हर किसान के पास अपने परिवार का कुछ नीड होता है, यानी खेती बाड़ी करने के बाद जो फार्म प्रोडक्ट्स आते हैं उस फार्म प्रोडक्ट्स में सबसे पहले किसान अपने जरूरत के हिसाब से कंजम्पशन के लिए अनाज स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा जितना उनके पास एक्स्ट्रा बच जाता है वह सरप्लस अमाउंट होता है जिसको आसानी से वो बाजार में सेल कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन छोटे किसानों के साथ ऐसी बातें नहीं होती। जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस substantial share is kept for their own family needs। यानी जो किसान छोटे होते हैं, जैसे हमने सविता के बारे में पढ़ा, सविता जैसे जो छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन कम है, जनरली ये लोग
छोटे लैंड प्लॉट पे ही खेती बाड़ी करते हैं और जो कुछ भी पैदावार होता है उसका मैक्सिमम अमाउंट वो अपने फैमिली नीड के लिए ही रख लेते हैं। इनके पास बेचने के लिए बहुत कम या फिर कह सकते हैं नहीं के बराबर सरप्लस होता है, इसलिए ये अपने सेविंग से अपने नेक्स्ट नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। यानी नेक्स्ट सीजन में जब इन्हें खेती बाड़ी करनी होती है तो इनके पास पैसे का अभाव हो जाता है। So it is the medium and large farmers who have supply wheat to the market. The traders at the market buy the wheat and sell it further to the shopkeepers in the town and cities. ये जो बड़े किसान होते हैं इनके पास जो सरप्लस अनाज होता है उसको ले जा करके ये बाजार में बेचते हैं। बाजार के जो दुकानदार होते हैं वे इन अनाजों को खरीदते हैं और फिर वो प्रॉफिट लेकर बेनिफिट लेकर दुकानदारों को सेल करते हैं ताकि कंज्यूमर को जब अनाज की जरूरत पड़े तो आसानी से वो दुकानों से जाकर इसे खरीद लें। इस तरीके से जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास कैपिटल की अरेंजमेंट हो जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि फार्म प्रोडक्ट्स जो अनाज हैं यहाँ पैक किया जा रहा है और इसे बाजार में ले जाकर के बेचा जा रहा है। तो इस तरह से जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास जनरली सरप्लस अमाउंट जो होता है, जो सेविंग होता है, उससे उनका कैपिटल नीड फुलफिल हो जाता है। जनरली उन्हें कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तेजपाल सिंह जो कि एक बड़े किसान हैं, तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। यानी तेजपाल सिंह नाम का एक किसान है, ये बड़ा किसान है, इनके पास 350 क्विंटल 350 क्विंटल इनके पास अनाज है और इसे 350 क्विंटल अनाज को वो क्या करेंगे, ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट रायगंज मार्केट। ये कहाँ बेचते हैं, तो रायगंज के बाजार में बेचते हैं। आपने पढ़ा था कि रायगंज नियर बाई विलेज है, लार्ज विलेज है, जहां पर इस तरह के बहुत सारे बिजनेस होते हैं एंड हैज गुड अर्निंग। और इस तरीके से तेजपाल सिंह को अच्छा खासा इनकम होता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। तेजपाल सिंह ने अपने इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा कहां पे डिपॉजिट किया था, तो बैंक में डिपॉजिट किया था। ले जाकर उन्होंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर लिए। करना भी चाहिए, हर व्यक्ति को सेविंग करना चाहिए और अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट रखना चाहिए, क्योंकि बैंक न केवल पैसे को सुरक्षित रखता है, सिक्योर रखता है, बल्कि उसमें इंटरेस्ट भी पे करता है। तो जो किसान बड़े हैं जिनके पास सरप्लस अमाउंट है, जो अपने अनाज को मार्केट में बेचते हैं, निसंदेह उनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है, उसको बैंक में डिपॉजिट करता है। ठीक वैसे ही जैसे इस केस में तेजपाल सिंह कर रहे हैं। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग। अब तेजपाल सिंह जैसे जो बड़े किसान हैं, इनके पास जो सरप्लस पैसे बच जाते हैं, उन पैसे का इस्तेमाल वो सिर्फ अपनी खेती बाड़ी के लिए नहीं करते, बल्कि वो लैंडिंग के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर फॉर होना चाहिए, फॉर लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब है उधार देना। यानी सविता जैसे जो छोटे किसान हैं उनको ये लैंड करते हैं, मतलब उधार, ब्याज पर पैसे देते हैं, उधारी पैसे देते हैं। तो टू द फार्मर्स लाइक सविता who were in need of loan, यानी जिन छोटे किसानों को लोन की आवश्यकता पड़ती है वो बड़े किसानों के पास जाते हैं और उनसे कर्ज लेते हैं। This year, Tejpal Singh plans to use his earning to buy another tractor. तेजपाल सिंह का जो वर्तमान ईयर में प्लान है, वो प्लान क्या कहता है, इन्हें खरीदना है एक ट्रैक्टर। Another tractor would increase his फिक्स्ड कैपिटल। जी हाँ, पहले से भी इनके पास ट्रैक्टर है, तो ये दूसरा ट्रैक्टर अगर परचेज कर लेते हैं तो इनका जो फिक्स कैपिटल का अमाउंट है ये और अधिक बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे मशीनरी बढ़ती है, फिक्स कैपिटल बढ़ता है, तो इसका टोटल प्रोडक्टिविटी पर बहुत ही पॉजिटिव असर होता है,
यानी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस तरह से काफी अच्छा प्रोग्रेस तेजपाल सिंह जैसे जो बड़े किसान हैं उनका देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज। पालमपुर में लोग केवल खेती बाड़ी नहीं करते हैं। हमने पढ़ा था फार्मिंग तो वहां की ही जाती है, मेन एक्टिविटी फार्मिंग है, लेकिन फार्मिंग के अलावा अदर एक्टिविटीज भी होता है जिसको हम कहते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म एक्टिविटीज, नॉन फार्म एक्टिविटीज जो है इसमें कौन कौन से एक्टिविटीज यहाँ होते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज हैं, इसको हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है। पहला, only 25% of the people working in Palampur is engaged in activity other than agriculture. Dear students, आप जानते हैं कि पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है, जो मेन कार्य किया जाता है वो है फार्मिंग। फार्मिंग के अलावा नॉन फार्म एक्टिविटी में कुल कितने लोग लगे हुए हैं, तो इनका परसेंटेज है 25%, यानी मात्र 1/4 लोग हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। अब ये 1/4 लोग यानी 25% पीपल कौन कौन से काम करते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला एक्टिविटी है डेयरी। डेयरी यानी दूध से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं वो डेयरी में आते हैं। द अदर कॉमन एक्टिविटी, यानी फार्मिंग के बाद दूसरा जो सबसे कॉमन एक्टिविटी है वो एक्टिविटी है डेयरी। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। ऑफ कोर्स डेयरी का जो काम है पशुपालन, दूध से संबंधित व्यापार करना, दूध को बाजार में बेचना, दही बेचना या दूध से बने हुए प्रोडक्ट का बिजनेस करना, बेचना, ये पालमपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग करते हैं। तो पीपल फीड देयर बफेलोज। इसके लिए क्या करना होता है, तो जनरली लोग बफेलोज को पालते हैं। बफेलो मतलब भैंस, तो भैंस को पालते हैं एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास वो उगाते हैं, जैसे स्पेशली ज्वार है, बाजरा है। ये एनिमल्स के लिए ये आपको फॉडर का काम करता है, फॉडर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये जो ज्वार और बाजरा है इसको किस सीजन में उगाते हैं, तो ये उगाया जाता है रेनी सीजन में, यानी ये खरीफ क्रॉप्स है। ज्वार और बाजरा कौन से क्रॉप्स कहलाएंगे, ये खरीफ क्रॉप्स है। द मिल्क इज सोल्ड एट रायगंज। मिल्क को कहाँ बेचा जाता है, रायगंज में, क्योंकि रायगंज वहाँ पालमपुर जो विलेज है उसके पड़ोसी गांव हैं और यहाँ पर जो मिल्क के कलेक्शन सेंटर भी हैं, तो यहाँ पर ये लोग ले जा करके अपने दूध की सप्लाई करते हैं। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन सेंटर कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड far away towns and cities. Dear students, जनरली ऐसा होता है कि गांव में जो दूध के व्यापार होते हैं, मवेशियों को लोग पालते हैं, तो वो खुद दूध को लेकर के और शहर तक नहीं जा सकते क्योंकि उसमें समय भी लगता है, खर्च भी लगता है। तो आसपास के एरिया में ही जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं वे कलेक्शन सेंटर डेवलप कर देते हैं। यानी यहाँ पर पालमपुर के केस में रायगंज में मिल्क कलेक्शन सेंटर 2 व्यापारियों ने सेटअप कर रखा है और इन व्यापारियों की वजह से यहाँ के लोगों को ये सहूलियत मिल जाती है। दूध को यहाँ चिल्ड किया जाता है, मतलब ठंडा कर दिया जाता है ताकि दूध खराब नहीं हो, और इस तरह से पूरे पालमपुर के जो आपको लोग हैं जो दूध के बिजनेस में लगे हुए हैं, डेयरी के बिजनेस में लगे हैं, वो ले जा करके इसे कहाँ बेचते हैं, तो रायगंज में बेचते हैं। और रायगंज में दूध का कलेक्शन सेंटर से बड़े व्यापारी आकर दूध कलेक्ट करते हैं और फिर उसको ले जाकर के कहाँ बेचते हैं, तो ये शाहपुर जो टाउन है, शाहपुर टाउन, वहां पर ले जाकर के इसे सेल करते हैं, बेचते हैं। और इस तरह से दूध जो है वो दूर दूर के बड़े बड़े शहरों में जाकर के बिकता है। तो इस तरह से पालमपुर में हमने देखा फार्मिंग के अलावा
जो दूसरा मेन एक्टिविटीज के रूप में है वो है डेयरी एक्टिविटीज, यानी दूध से संबंधित बिजनेस। अब देखते हैं दूसरा और कौन सा एक्टिविटी यहां पे होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, यानी पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। Do you know what is manufacturing? Dear students, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल से कुछ नए गुड्स को बनाना। जैसे कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं फैक्ट्री से बन के आती हैं वो सभी के सभी मैन्युफैक्चर्ड ही कहलाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो पालमपुर में कुछ छोटे यूनिट्स ऐसे हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होता है। आइए देखते हैं कौन से मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है। तो एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में कुल कितने ऐसे लोग हैं जो आपको मैन्युफैक्चरिंग के वर्क में लगे हैं? यहाँ 50 लोग हैं। 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग वर्क। Unlike manufacturing that takes place in big factories in the town and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done with a small scale. Of course, गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो छोटे पैमाने का होता है। जो लोग बिजनेस करने वाले हैं वो बड़े बड़े फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते, बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, क्योंकि आप सभी जानते हो कि बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में खर्च आते हैं और गांव के लोगों के पास करोड़ों इन्वेस्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सभी कम पैसे वाले लोग होते हैं, मोस्टली तो इसमें पुअर ही होते हैं जो दूसरे से कर्ज लेकर के अपना बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उस इंडस्ट्री के समान नहीं है, बल्कि छोटे पैमाने पर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है। यानी हम कहेंगे कि यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलता है। छोटे पैमाने पर लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं और उससे अपना रोजी रोटी कमाते हैं। दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम। इनके जो प्रोडक्शन वर्क होते हैं वो जनरली इनके घर पे ही होता है या घर के बगल में आसपास कहीं जमीन खाली होती है वहां पर इस तरह के ये मैन्युफैक्चरिंग वर्क करते हैं। ये अपने खेत में फील्ड्स में लगाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। जनरली इस तरह के छोटे यूनिट्स के जो प्रोडक्शन होते हैं इसमें कहीं बाहर के लेबरर नहीं रहते, बल्कि घर के लेबरर को ही इस्तेमाल किया जाता है। घर के लोग ही काम करते हैं और इस तरह से प्रोडक्शन सामने आता है। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड। ये लोग लेबर को हायर बहुत कम करते हैं, शायद ही कभी हायर करके लेबर को रखते हैं क्योंकि इन्हें जरूरत नहीं पड़ती। ये इंडस्ट्री होती छोटी है, कम लोगों की जरूरत इसमें होती है, तो फैमिली मेंबर्स ही मिल करके अपना प्रोडक्शन यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जाम्पल। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शुगर केन क्रशिंग मशीन लगा हुआ है। इस तरह की तस्वीरें गांव में आपने अक्सर देखी होगी। दिस टाइप ऑफ इमेज इज वेरी कॉमन इन द विलेज एरियाज। मोस्टली हर गांव में तो इस तरह के सीन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे मशीन्स आपको देखने को मिलेंगे। ये छोटे मशीन्स होते हैं, कोई बहुत बड़ा निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ एक किसान है मिश्री लाल। मिश्री लाल ने एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीद रखा है, यानी जिसको क्रशर मशीन कहते हैं, इन्होंने खरीद लिया है और ये मशीन चलता है इलेक्ट्रिसिटी पर, यानी इलेक्ट्रिसिटी से ये ऑपरेट होता है एंड हैज सेट अप इट ऑन हिज फील्ड। मिश्री लाल ने इस मशीन को अपने फार्म में, अपने खेत में, इन्होंने अपने फार्म में, अपनी जमीन जहां इनकी खेती है वहां पर इन्होंने लगा रखा है। शुगर केन क्रशिंग was earlier done with the help of bullocks। देखिए, अगर हम सैकड़ों साल पहले की बात करें, जब आज की तरह अच्छे अच्छे मशीन्स नहीं आया करते थे और लोगों के पास उतने संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, तो उस समय जनरली लोग बुलॉक से, यानी बैलों की सहायता से ही शुगर केन क्रशिंग का काम करते थे। लोग मवेशी पालते थे, उसी से वो खेती बाड़ी भी कर लेते थे और बैलों की सहायता से आसानी से ये शुगर केन क्रशिंग का वर्क भी कर लिया करते थे।
बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दीज डेज। अब आजकल चूंकि समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो चुकी है और पहले की तुलना में लोगों के पास रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं। अब पहले की तुलना में लोगों के पास कंपैरेटिवली पैसे भी बेहतर हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर है। हर आदमी चाहता है कि समय बचे और कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके। तो आजकल लोग बुलॉक्स की जगह पर जनरली मशीन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मिश्री लाल ऑल्सो बाई शुगर केन फ्रॉम द फार्मर्स। अब मिश्री लाल क्या करता है, मिश्री लाल के पास अपना खेत नहीं है या है भी तो बहुत कम है, तो ये क्या करता है ना कि दूसरे फार्मर से ये शुगर केन खरीदता है। मिश्री लाल परचेजेज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स, दूसरे किसानों से खरीदता है एंड इट प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी। और इससे ये क्या बनाता है, तो जैगरी बनाता है, गुड़ बनाता है, मीठा भी कह सकते हैं, देहात क्षेत्रों में मीठा भी इसको कहा जाता है, तो गुड़ बनता है। द जैगरी इज देन सोल्ड टू द ट्रेडर्स एट शाहपुर। फिर इस जैगरी को कहां बेचा जाता है, जो पालमपुर का नियर बाई टाउन है। कौन सा टाउन है वो है शाहपुर। तो शाहपुर में इस गुण को ला करके बेच दिया जाता है एंड इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। इसमें मिश्री लाल को एक छोटा सा प्रॉफिट हो जाता है, उसको लाभ हो जाता है। निसंदेह इसमें कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, भले ही वो फैमिली के मेंबर ही क्यों ना हो, बट दे आर गेटिंग जॉब, तो उनका भी इनकम बढ़ता है। तो इस तरह से छोटे स्तर पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपको पालमपुर में है। ये एक तरह से हमें आइडिया देता है, हम बताता है कि भारत के गांव में किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। आप भारत के अधिकांश गांव में जाएंगे, मोस्टली बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी एरियाज में जाएंगे जो काफी सुटेबल हैं शुगर केन प्रोडक्शन के लिए, तो वहां पर इस तरह की मशीनें आपको बिल्कुल कॉमन देखने को मिलेंगे। तीसरा एक्टिविटी देखते हैं, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में दुकानदार यानी शॉपकीपिंग का बिजनेस भी पालमपुर में होता है। हमने देखा डेयरी का काम लोग करते हैं, हमने देखा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है, और अब तीसरा वर्क हमारे सामने कौन सा है, तो शॉपकीपिंग का। आपने अगर गांव में कभी विजिट किया होगा तो देखा होगा इस तरह की दुकानें बिल्कुल आम होती हैं, हर चौक चौराहे पर आजकल ऐसी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मेनी इन पालमपुर। देखिए, जितने लोग व्यापार में लगे हैं पालमपुर में, उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, व्यापार में लगे हुए लोगों की संख्या कम ही है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village। जो पालमपुर के ट्रेडर्स हैं, एक तो संख्या में बहुत कम है, जो भी हैं वो क्या करते हैं, तो ये होलसेल मार्केट से गुड्स खरीदते हैं, होलसेल मार्केट से वस्तुओं को खरीदते हैं और इसे ले जाकर के पालमपुर में इस तरह के गांव में रख करके उसे सेल करते हैं, बेचते हैं, और इस क्रम में उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट इनको यहां पर मिल जाती है, ये कमा लेते हैं। You will see that a small general stores in the village selling a wide range of items। गांवों के दुकानों की एक खासियत होती है स्टूडेंट्स, दुकान भले ही छोटा होगा लेकिन जरूरत के हर आइटम वहां पे मिलेगा, हर प्रकार की चीजें उस छोटे से दुकान में ही मिलेगा। हाँ, हर चीज की बहुत सारी वैरायटीज नहीं मिलेगी, लेकिन जरूरत को ध्यान में रखते हुए जो दुकानदार होते हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, जनरली वो हर चीजों को एक ही दुकान में रखते हैं। यानी आपको चावल चाहिए मिल जाएगा, वीट चाहिए उसी दुकान में मिलेगा, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, यानी ये दैनिक जीवन की जो चीजें हैं, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स। हाँ देखिए, यहां तक तो आपने देखा कैंडल्स तक, ये तो ग्रोसरी आइटम है, ग्रोसरी में मिलता है, लेकिन नोटबुक या नली स्टेशनरी की दुकान में मिलता है। लेकिन यदि आप पालमपुर जैसे गांव में रहते हैं तो आपको उसी दुकान में नोटबुक भी मिल जाएगा, पेन मिल जाएगा, पेंसिल मिल जाएगा, एंड कुछ हद तक कपड़े भी इसी में मिल जाएंगे। यानी स्टेशनरी आइटम, टेक्सटाइल आइटम्स, ग्रोसरी आइटम, सब के सब ये पूरा
एक ही दुकान में आपको मिल जाएगा। यानी एक छोटा सा जो दुकान होता है वो समझिए एक तरह से घर संसार, यानी घर में ही पूरा संसार रहता है, उस टाइप की दुकान होते हैं। छोटा लेकिन जरूरत के लिए लगभग अधिकांश आइटम यहाँ पर मिल जाता है। सो अ फ्यू ऑफ द families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open a small shops। देखिए जनरली गांव में दुकान खोलने के लिए स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होता। जो जिनका घर जनरली सड़क पर है या बस स्टैंड के पास है, दुकान उनके जो जमीन है वो बाजार के नजदीक है, तो जहां पर सड़कें होती हैं फ्रंट साइड में होता है, वो अपने ही घर में एक कमरे का दरवाजा बाहर की ओर खोल देंगे और उसी में वो अपना बिजनेस कर लेते हैं। और इस तरह से उनके इस छोटे से बिजनेस से ही उनका इनकम होता है और आसानी से वो कुछ पैसे की कमाई कर लेते हैं। दे सेल्ड ईटेबल्स, यहाँ पर ईटेबल्स भी आपको देखने को मिलता है, यानी जरूरत की हर चीजें आपको इस छोटे से दुकान में देखने को मिल जाता है। देखते हैं नेक्स्ट चौथा एक्टिविटी कौन सा होता है आपको पालमपुर में। नहीं, उसके पहले इसी का एग्जाम्पल देखिए, करीम। शॉपकीपिंग का ही एक दूसरा एग्जाम्पल जो दिया गया है करीम से। करीम हैज ओपनड अ कंप्यूटर क्लासेस। अब देखिए करीम ने क्या किया है, करीम ने तो कोई दुकान नहीं खोला है, करीम ने क्या किया, कंप्यूटर का क्लास खोला है। तो करीम हैज ओपनड कंप्यूटर क्लासेस center in the village. In recent years, a large number of students have been attending college in Shahpur town. यहाँ पर करीम को एक आइडिया आता है, करीम नाम का जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को ये आइडिया आता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, ये हो गए हमारे करीम साहब हैं, कंप्यूटर का क्लास खोले हुए हैं पालमपुर में। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग कंप्यूटर के क्लास खोलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर पढ़ने के लिए शाहपुर टाउन जाते हैं और आप जानते हैं शाहपुर टाउन तो दूर है और उतने दूर से जाना पढ़ना आना बहुत परेशानी होती है। तो अगर कंप्यूटर क्लास गांव में ही खोल दिया जाए तो निसंदेह इन बच्चों को काफी राहत मिलेगी। इसलिए करीम क्या करते हैं, करीम एक कंप्यूटर का क्लास खोल देते हैं और जो बच्चे पहले शाहपुर टाउन जाकर के पढ़ाई किया करते थे, अब वो बच्चे इनके क्लास में ही कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह से इनका अच्छा खासा बिजनेस भी चलने लगता है। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लिए आप समझ गए हैं, दे आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। देयर वर 2 women इन द विलेज। करीम को चाहिए था कोई टीचर जो इस क्लास में पढ़ा सके और इस काम के लिए इसी गांव में 2 महिलाएं हैं जिन्होंने कंप्यूटर के क्लासेस से डिग्री ली है, यानी कंप्यूटर के डिग्री इनके पास है। तो दे हैव डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो इनके पास योग्यता है, डिग्री है, क्यों नहीं इनको भी रोजगार दे दिया जाए। तो करीम न केवल अपने लिए एम्प्लॉयमेंट की बात करता है बल्कि दूसरों के लिए भी ये एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था कर देता है। इस तरह से 2 महिलाओं को यहाँ पर रोजगार भी मिल जाता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एम्प्लॉय करेंगे उनको। एंड ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेटअप क्लासेस इन द फ्रंट। क्लास खुल जाता है, कहाँ पे खुलता है, इन द फ्रंट रूम ऑफ द हाउस। जैसा कि मैंने कहा कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता, जो फ्रंट का रूम है घर का उसी में ये क्लास खुल जाता है। मार्केट की तरफ उसके गेट कर दिए जाते हैं ताकि लोग आसानी से उसको देख सकें। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग इट इन गुड नंबर्स। और हाई स्कूल के बच्चे यानी जो 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं जैसे आप लोग हैं, अब ये बड़ी संख्या में आकर के और इस क्लास को बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो सोचिए करीम के लिए कितना अच्छा हो गया ये। करीम को अपना रोजगार तो हो ही गया, साथ ही साथ 2 महिलाओं को और रोजगार यहाँ मिल जाता है। तो ये एक्टिविटी भी बहुत ही सक्सेसफुल रहती है। तो इस तरह के क्लासेस आपको इंडियन विलेजेस में आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं और इसमें उनका स्किल भी यूज होता है और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ सर्विस प्रोवाइड होती है और निसंदेह उस एरिया के यानी पालमपुर के गांव के
जो बच्चे हैं जिन्हें पहले दूर जाकर पढ़ना पड़ रहा था, उन्हें नज़दीक सर्विस मिल जा रही है। क्योंकि नज़दीक क्लासेस है, तो जिनको पहले दूर जाकर पढ़ने की इच्छा नहीं होती होगी, अब वो भी क्लास कर लेंगे, तो निसंदेह उनका भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल गया, वो भी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के एक्टिविटीज आपको पालमपुर में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं चौथे नन फार्म एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटी है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये है ट्रांसपोर्टेशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी भी यहाँ की जाती है। कहाँ पर? पालमपुर में। अ फास्ट एंड डेवलपिंग सेक्टर, यानी ये जो सेक्टर है ये बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है, तेजी से डेवलप हो रहा है। आइए देखते हैं कि पालमपुर में किस तरह के ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग टू पालमपुर टू रायगंज। पालमपुर विलेज को रायगंज से जोड़ने के लिए कई प्रकार के यहाँ पे व्हीकल्स यहाँ की सड़कों पे चलते हैं। आपको रिक्शा वाला दिख जाएगा, आपको टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग एडिशनल ब्लॉक कार्ट। जी हाँ, ब्लॉक कार्ट भी आपको देखने को मिलेगा, बग्घी मिलेगा, एंड पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और ट्रांसपोर्ट सर्विस में लगे हुए लोग दिखाई देंगे। देखिए यहाँ बहुत तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज उपलब्ध है पालमपुर में। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जनरली क्या होता है कि लोग इस व्हीकल के सहायता से रायगंज जाएंगे, वहां पर गुड्स को ड्रॉप करेंगे, फिर वहां से कोई वस्तु को खरीद करके वापस गांव लेके आएंगे। इस तरह से वो फेरी का काम करते हैं और उन्हें अच्छा खासा इनकम इससे प्राप्त हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है किसका? किशोरा का। किशोरा नाम का एक फार्म लेबरर है जो इस तरह की एक्टिविटी में लगा हुआ है। तो लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। अब देखिए किशोरा जो है ये फार्म लेबरर है। किशोरा क्या है? पहले ये फार्म लेबर का काम करता है, फार्म लेबरर है, और इसको बहुत कम पैसे की कमाई होती है। इसकी इनकम इसकी जो है वो काफी कम है, इनकम लेस है। इतने इनकम से इसको काम नहीं चल रहा, इसकी फैमिली नीड फुलफिल नहीं हो रही है। तो अ फ्यू इयर्स बैक किशोरा टूक अ लोन। किशोरा क्या करता है? कुछ ही साल पहले ये एक लोन ले लेता है। कहां से? फ्रॉम द बैंक। ये बड़ी अच्छी बात है कि बैंक ने किशोरा को लोन दे दिया। हालांकि जनरली गांव के लोगों को बैंक के द्वारा लोन बहुत कम ही मिलता है, तो ये अच्छा पॉइंट है। किशोरा बॉट अ बफेलो विद हिज मनी। अब किशोरा क्या कर रहा है? बफेलो यहाँ परचेज कर लेता है और उसको इससे बेनिफिट होता है। नाउ सेल्स बफेलोज मिल्क। अब वो क्या करता है? बफेलो का मिल्क भी बेचता है, यानी डबल बिजनेस हो गया। उसको अब मिल्क भी बेचने का चांस मिल गया। मिल्क से पैसे तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ ही हैज अटैच्ड वुडन कार्ट टू हिज बफेलोज, और वो अपने बफेलो को वुडन कार्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है, और इसका इस्तेमाल वो ट्रांसपोर्ट के लिए करता है। तो विभिन्न प्रकार के आइटम्स को वो ट्रांसपोर्ट करता है। एंड वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा, और लगभग सप्ताह में एक बार दो बार वो गंगा रिवर के किनारे भी जाता है और वहां से क्ले लाता है। क्या लेके आता है? क्ले का इस्तेमाल किस काम में होता है? तो आप जानते हैं पॉटर इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉटर मतलब जो बर्तन बनाने का काम करते हैं मिट्टी का। तो पॉटर्स को ला करके वो मिट्टी बेच देता है। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर। कभी कभी किशोरा शाहपुर का जो शहर है वहां भी जाता है विद लोड ऑफ जैगरी को लेके जाता है, मतलब गुड़ को लेकर के जाता है, या फिर दूसरा आइटम भी, जो ही मतलब मिल जाए, उसके लिए कोई ये तर्क नहीं है कि वो क्या लेके जाएगा। तो जो कुछ भी मिलता है उसको ले जाकर के शाहपुर में वो सेल करता है। एंड एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्टेशन। हर महीने उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम कोई ना कोई मिल ही जाता है, और इस तरह से इसका परिणाम है
कि किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम इयर्स बैक। यानी किशोरा कुछ वर्ष पहले जितना कमाता था उससे काफी ज्यादा अब कमा रहा है और उसकी परेशानी खत्म हो रही है। तो किशोरा जैसे लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगे हुए हैं, जिससे उनकी इनकम भी होती है और ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी पालमपुर जैसे जो विलेज हैं हमारे देश के, वहां पर सुविधाएं भी मिल जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर जिसमें आपने अभी समझा, अभी हम लोगों ने जिस टॉपिक को कवर किया कि कैपिटल की व्यवस्था कैसे होती है और फिर पालमपुर में कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जो नन फार्म एक्टिविटीज हैं, जिनमें हमने 4 नन फार्म एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो लाइस्मिथ के चैट बॉक्स में जा करके आप क्वेश्चन को डाल सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग इतने ही खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर आगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।